नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 मुग़ल सल्तनत के क्वेश्चंस आंसर्स को। इससे रिलेटेड जो चैप्टर का जो डिटेल वीडियो है वो हम पहले अपने चैनल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। साथ में इससे पहले की जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इनके भी सारे के सारे जो अभ्यास प्रश्न हैं सभी चैप्टर्स के वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल सल्तनत का पहला प्रश्न, राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियों के कुछ उदाहरण आपको देने हैं, क्योंकि मुग़लों की बहुत सारी शादियां जो हैं राजपूतों के साथ हुई थी। तो जहांगीर की माँ और अकबर की पत्नी कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर जो कि वर्तमान में है जयपुर में के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ और जहांगीर की पत्नी एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जो है जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इससे पता चलता है कि मुग़लों की जो शादियां हुई थी वो राजपूतों के साथ हुई थी। तो जहां पर हम देख पा रहे हैं अकबर की पत्नी भी जो थी वो क्या थी, एक यहाँ पर राजपूत थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो शाहजहां की माँ है जो कि जहांगीर की पत्नी हैं वो भी राठौड़ राजकुमारी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के मनसबदारों की संख्या की तुलना हमने करनी है। तो 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जातों की पदवी रखते थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की कुल संख्या कुल 79 हो गई थी। अगला है, अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में व्याख्या करें। आप जानते हैं अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी जो कौन था, अबुल फजल था, तो अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके इतिहास का जो शासनकाल है, उस जो शासनकाल का इतिहास है उसके बारे में कुछ लिखे। तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था, जिसका नाम दिया गया अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, तथा तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेवा, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराएं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम यह है कि इसमें विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकीय विवरण जो है इसमें मिलता है अकबरनामा में। अगला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाने हैं। तो मनसब जो है, मनसबदारी क्या थी, ये एक पद था। जबकि मंगोल क्या था, मंगोल जो हैं उज़्बेकिस्तान के थे। सिसोदिया राजपूत जो है वो मेवाड़ से संबंधित थे। राठौड़ राजपूत मारवाड़ से संबंधित थे। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, और सूबेदार किसको कहते थे, एक गवर्नर को कहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर इनको सही मिलाया गया है, आप इनको मिला सकते हैं। अगला है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो डॉट डॉट अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो मिर्ज़ा हाकिम की राजधानी थी काबुल। काबुल, तो ऑप्शन जो यहाँ पर काबुल है पहले का आंसर हो जाएगा काबुल। अगला प्रश्न है, दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर और कौन कौन सी हैं, 2 और कौन कौन सी हैं, तो वो है बीज, यहाँ पे है बीजापुर, और दूसरी है गोलकुंडा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, दक्कन की 5 सल्तनत थी, बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, यदि जात एवं मनसबदार के पद और वेतन को द्योतक था तो सवार उसके किस चीज़ को दिखाता था, तो वो दिखाता था उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। तो यहाँ पर सैन्य उत्तरदायित्व हो जाएगा। अगला है, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी
सुलह कुल के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों के बने समाज पर राज कर सका। तो यहाँ पर आ जाएगा सुलह ए कुल। ठीक है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा सुलह ए कुल। अगला प्रश्न है, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? तो ये थे दिल्ली और आगरा। अगला प्रश्न है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है मनसबदार क्या है। तो अब समझेंगे मनसबदारी और जागीर इसमें क्या संबंध है। तो मनसबदार अपना वेतन जो है राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में रहते थे। तो यानी कि वो खुद टैक्स इकट्ठा नहीं करते थे, बल्कि उनके जो कोई नौकर हैं वो इस चीज़ को इकट्ठा करते थे और वो खुद दूसरे भाग में रहते थे। अगला है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगलों की आमदनी का मुख्य साधन आप जानते हैं वो थी किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व, और अधिक स्थानों पर जो है किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि जमींदारों को अपना राजस्व देते थे, और एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। यानी कि जमींदारों की भूमिका क्या थी कि ये किसानों से जो राजस्व है उसको इकट्ठा करते थे और उसके बाद जो है प्रशासन यानी कि सरकार को सरकारी खजाने में उसको देते थे। अगला है, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो इसके लिए जो है यहाँ पर अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण थी। पहला, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा, ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया, और इसके साथ साथ इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है, मुगलों ने खुद को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? तो जब हमने यह चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर साफ साफ इस चीज़ के बारे में विस्तृत वर्णन था। तो मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी हुई स्मृतियों में सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित बातें थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व प्राप्त करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इसीलिए जो है मुगल खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर का वंशज बोलना पसंद करते थे। अगला है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक ज़रूरी थी? तो यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं जिसके लिए यह आय आवश्यक है कि भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था। समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा ही पूरे किए जाते थे और राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्च की पूर्ति भी राजस्व पर ही निर्भर करती थी। यानी कि आप समझ सकते हैं मुगल साम्राज्य में जो है भू राजस्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि इसी से जो है जितने भी राजा की आय का प्रमुख स्रोत है, उसके अलावा जितने भी प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं वो भी उसी से हो रहे हैं, और साथ में जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए वेतन की व्यवस्था भी उसी से हो रही है। अगला प्रश्न है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी?
मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुर्की या तुरानी हुआ करते थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में और उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली थी। तो इससे हमको पता चलता है कि मुगल केवल ईरानियों को ही नहीं बल्कि यहाँ पर अफगानों, राजपूतों, मराठों को भी यहाँ पर इन्होंने सम्मिलित किया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है, तो क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियाँ जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधताएं देखने को मिलती हैं। उसी तरह भारतीय समाज में भी अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि हैं और अनेक जातियां भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि। तो इस तरह के लोग भी रहते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है? तो इस पर आपने अपने विचार देने हैं। तो मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, हम जानते हैं, और वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है वो भी कृषि पर आधारित ही है। लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटन एवं अन्य सेवा क्षेत्रों का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़ा है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% का उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है स्थिति थोड़ा अलग हो चुकी है मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और वर्तमान अर्थव्यवस्था से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने मुगल साम्राज्य से संबंधित जो हैं इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे और जो इसके अभ्यास प्रश्न थे उनको समझा और उनको नोट किया। आशा है आपको यह जो प्रयास है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके जो और चैप्टर्स हैं और इसी तरह की जो और बुक्स हैं उनके भी पूरे के पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस प्रकार के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।